Yes, we are live now. Welcome to भाषा पंडित। चलिए दोस्तों, सीटेट 2021 जनवरी 31 का पेपर आपके सामने है। पेपर टू का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस अवधि में विकास होता है, किस तरह होता है? देखिए, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका इसका आंसर दूसरा, यानी सेकंड, बहुस्तरीय मिश्रित अवधि में होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था में बच्चों के जो विकास है वो मानसिक, सामाजिक और ऐसे बहुस्तरीय होते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका हो गया आंसर हो गया आपका दूसरा। और चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के तरफ। तो ये हो गया आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब तो हम केवल सॉल्यूशन देंगे, इसका पूरा हम विवरण नहीं देंगे। बाद में देखते हैं अगले वीडियो में आपका पूरा विवरण आप मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डैश, इसकी परिकल्पना क्या है देखते हैं। इसका आंसर हो गया आपका पहला, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ। तो पियाजे के अनुसार आपका आंसर हो गया नंबर 1। आपका आंसर हो गया नंबर 1। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसका उत्तर आपके लिए हो जाएगा दोस्तों, चौथे का उत्तर हो जाएगा दूसरा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इससे यह परिकल्पना लॉरेंस कोहलबर्ग से जुड़ी हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो इस 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 4th, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, यानी आपका यह आंसर खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। लेव वाइगोस्की के अनुसार लेव वाइगोस्की की क्या संकल्पना है, ये देखते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको पता होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तो होता ही है,
उसके साथ साथ होता है दोस्तों, ये क्या हो गया, चलो उसके साथ साथ होता है आपका नंबर 1 आंसर, क्योंकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, साथ साथ नहीं विकास में। तो हो गया आपका आंसर पहला। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में यानी एक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर हो गया चौथा। आंसर हो गया आपका चौथा। यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। जो है प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो सीडीपी के इस क्वेश्चंस का आपको सॉल्विंग पूरा मिल जा रहा है। अगले बार हम समझाएंगे इसका विवरण, डिस्क्रिप्शन, सारा एक्सप्लेनेशन हम देंगे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता कम करने की पद्धति, यानी हो जाएगा आपका आंसर फोर्थ। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। मिश्रित लिंग यानी बॉयज और गर्ल्स सभी मिलाकर पढ़ाने से यहाँ जेंडर की रूढ़िवादिता नहीं रहेगी, यानी सेपरेट जेंडर को पढ़ाने का अवसर नहीं रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इसमें आपका आंसर एक गुण और साधन। कभी भी जहां आपको भाषा के बारे में भी दिखे, यानी लैंग्वेज पेडागॉजी में भी आपको यह भाषा दिखे और वहाँ साधन दिखे, तो भाषा के बारे में संसाधन या साधन ही उत्तर हो जाता है। एक गुण और साधन होता है। बहुभाषीयता एक अध्यापक को ऐसा समझना चाहिए कि बच्चा एक उसको साधन के रूप में यूज़ करेगा। जैसे समझ लीजिए, एक विद्यालय में एक पंजाबी भाषी हैं, एक हिंदी भाषी हैं, एक तेलुगु भाषी हैं, तो इन सब के लिए ये सारी भाषाएं एक संसाधन होती हैं जो सामाजिक गुणों को सीखने के लिए उपयोगी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, इसका आंसर बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या क्या होना चाहिए बाल केंद्रित कक्षा में? तो 10वें प्रश्न का आपका उत्तर हो गया चौथा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, यानी बच्चे को केंद्र में ध्यान में रखकर ही यहाँ पढ़ाया जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपके सामने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका नंबर
एक। तो ये धारणा थी इस मनोवैज्ञानिक की लेव वाइगोस्की कहते हैं कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक उपकरण, संज्ञानात्मक विकास। और ये जो संज्ञानात्मक विकास है, मैं यही कहना चाहूँगा कि वाइगोस्की से जुड़ी हुई संकल्पना संज्ञानात्मक विकास है। जहाँ भी आपको संज्ञानात्मक विकास दिखे या संज्ञानात्मक सिद्धांत दिखे, ये वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर आप लैंग्वेज 1 पेडागॉजी में भी जाइए या फिर इस साइकोलॉजी में भी जाइए तो एक ही होगा। चलते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आपके लिए हो गया चौथा। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आपके लिए चौथा होता है। देखिए, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आपका हो जाएगा चौथा, जो दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। देखते हैं आपके इस 14वें नंबर के क्वेश्चन को। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका 3। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया आपका 3। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैफल्य यानी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार की जानी चाहिए। तो इस प्रकार की जा सकती है। देखिए, आपको बच्चे के लिए उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से किए जा सकते हैं। मतलब बच्चे को पढ़ने में पहचान सकते हैं, वह अटक रहा है या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये देखकर हम पहचान सकते हैं। चलते हैं आगे। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो देखते हैं कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो ये इस दृष्टि से आपका उत्तर हो जाएगा नंबर 2, विकल्प दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था जो है ये क्या है, देखते हैं। यह है आपका कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, ये एक आपका जो है महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। इसमें ये हो गया आपका
दूसरा आंसर। चलते हैं आगे। हाँ, आप देखिए ये क्या हो रहा है, सॉरी। हाँ, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश करना चाहिए। आप क्या करना चाहिए कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए? एक टीचर को देखते हैं कि इसमें कुछ आपकी धारणाएं हैं। इसमें 4 धारणाओं में से जो सही बनती हैं वो है आपकी नंबर 1 और 3। नंबर 1 क्या है? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए। और तीसरा है आपका विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका पहला। इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका पहला आंसर हो जाएगा। यहाँ नीचे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो अधिगम आपका जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम आपका जटिल और एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो उत्तर आपका नंबर 1 हो जाएगा। और इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 21 कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। किस वातावरण के बजाय कैसे वातावरण की यहाँ वातावरण का निर्माण होना चाहिए एक प्रभावशाली अधिगम के लिए कक्षा में? तो देखते हैं 21 का आंसर हो जाएगा आपका 1। 21 का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने 1। सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, पहले डैश में आपका सहयोगी हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए जबकि प्रतिस्पर्धिक के बजाय। तो देखते हैं अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 1। तो पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। तो इस प्रकार यह हो गया आपका। फिर बनता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको देखते हैं। बच्चों के लिए 23 में
आपको 22 मिल जाए, नंबर दूसरा मिल जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आंसर। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। बच्चे स्वयं सोच नहीं सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने ही सोच से थोड़ी सीखते हैं, अध्यापक को सिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों का विद्यालय में असफल होना डैश है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना डैश है, ये क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका आंसर हो गया आपका दूसरा। तो निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो बच्चों को विद्यालय में असफल होना ये कारण है, जब विद्यालय समर्थ नहीं है उनकी रुचियों की पूर्ति करने में। क्वेश्चन नंबर 25, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से डैश संकल्पना संबंधित है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर आपका हाँ यही सही है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। समूह में देखिए क्रियाकलाप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन उच्च स्तर पर यानी उत्तम कार्य चलते रहेंगे जब बच्चे ग्रुप में कार्य करेंगे। तो इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो 26 का उत्तर हो जाएगा आपका 26 का उत्तर हो जाएगा आपका 2। तो 26 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रगतिशील। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका ये जो है आपका अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो यहाँ बच्चों के फेवर में काम करना है टीचर को। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। चलो आगे आ गए हम। अब 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं। तो विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कि यही है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी विविधताएं होती हैं, जबकि सही विकास एक ही तरह सभी में नहीं चलता, विविध तरह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? 28, तो निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तो इसकी संकल्पना क्या है? तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कहता है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय डैश है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है? तो विद्यालय है आपका द्वितीयक कारक। तो आपको जहां भी विद्यालय या फिर पत्र पत्रिकाएं दिखे, ये द्वितीयक कारक होते हैं बच्चे की सामाजिकरण में। पत्र पत्रिकाएं, मीडिया या किताब या पाठशाला या
विद्यालय, जो भी कॉलेज, जो भी आपको दिखे, ये द्वितीय कारक है। प्रथम कारक समाज है, समाज से बच्चा सीखता है, समाज या परिवार से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय कारक, यानी चौथा आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा हमने, यहाँ दब गया था। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो कैसे बच्चे बड़ों से अलग होते हैं, इसमें वयस्कों से अलग होते हैं, ये बताया गया है, पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपके लिए हो जाएगा 1। तो वह जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वे जो बोलना चाहते हैं वो बड़े समझ नहीं पाते हैं, ये भी धारणा उन्होंने कही है। तो वयस्कों की अपेक्षा अलग होते हैं बच्चे, ये भी जीन पियाजे नाम के मनोवैज्ञानिक ने ही कहा है। चलिए देखते हैं। चलो दोस्तों, कैसे लगा आज का यह पेपर सॉल्यूशन आपको बताइए। और हमने 26 मिनट में 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिया है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हमारे अगले वीडियोस आपको पहुंच सके। तो अगले वीडियोस आपके लिए आपके तक पहुंचने के लिए आपको बेल आइकन को टच करना है और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करके बेल को मार देना है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, और आगे हम अच्छे वीडियोस लेके आएंगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो।